हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल सोलेट्स स्टडी में। इस वीडियो में हम बात करेंगे महालवाड़ी व्यवस्था के बारे में कि महालवाड़ी व्यवस्था क्या थी। तो बात करें दोस्तों महालवाड़ी भू राजस्व नीति की बात करें तो इसके प्रवर्तक थे हाल्ट मैकेंजी। हाल्ट मैकेंजी थे इसके प्रवर्तक। और इसके कानूनी आधार की बात करें तो 1822 का रेगुलेशन आया था, उसी के आधार पर इस महालवाड़ी व्यवस्था को लाया गया। 1833 में विलियम बेटिंग ने इसमें संशोधन किया 1833 में, और इसमें कुछ और प्रावधान जोड़े। और तो इसीलिए हम कहते हैं कि महालवाड़ी व्यवस्था के प्रवर्तक लॉर्ड मैकेंजी, विलियम मैकेंजी और विलियम बेटिंग। तो बात करें दोस्तों कि इसमें प्रावधान क्या थे। प्रावधान की बात करने से पहले देखिए क्षेत्र की। क्षेत्र कहाँ थे? उत्तर, पश्चिम और एमपी यानी पंजाब, यानी जो भारत का जो मध्य क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश, एमपी आपके मध्य में आता है, और पंजाब, इन क्षेत्रों में क्या था, ये महालवाड़ी व्यवस्था लागू थी। उसके बाद बात करें दोस्तों तो भारत के 30% भाग पर क्या था, महालवाड़ी व्यवस्था लागू थी। ब्रिटिश भारत के कितने प्रतिशत पर? भारत के 30% भाग पर महालवाड़ी व्यवस्था लागू थी। बात करें दोस्तों कि महालवाड़ी व्यवस्था को समझने का एक और उपाय बताता हूँ मैं आपको। आपने फिल्म देखी होगी लगान, आमिर खान वाली, जिसमें क्या किया जाता है कि क्रिकेट होता है, कर ना देने के लिए क्रिकेट का आयोजन किया जाता है। तो सेम ये जो महालवाड़ी व्यवस्था है उसी लगान मूवी का ही एक कहें तो उसका कनेक्शन है, सहसंबंध है उससे। कैसे दोस्तों? उसमें क्या था, उसमें आपने देखा होगा कि जितने लोग थे वो कर को लेके बहुत ही चिंतित होते हैं कि एक पूरे गांव को कर देना होता है सरकार को। तो उसमें क्या करता है, पूरा गांव कर देता है। तो वही ये बात है इसमें कि क्या है, किसान, ये किसान मिलकर क्या बनाते हैं, एक गांव बनाते हैं। और गांव को उस समय क्या कहा जाता था? महाल कहा जाता था। महाल जब बनता था तो महाल के अंदर क्या होते थे, लंबरदार होते थे। लंबरदार को क्या कहते हैं? मुखिया। उस समय लंबरदार यानी मुखिया, गांव का जो मुखिया होता था उसे क्या कहते थे? लंबरदार कहते थे। बात करें दोस्तों तो जो कर देने की जिम्मेवारी होती थी उसकी किसको होती थी? सामूहिक रूप से होती थी, क्योंकि स्थायी बंदोबस्त में क्या था, स्थायी बंदोबस्त में किसानों को जिम्मेवारी दी गई थी। और स्थायी बंदोबस्त में आपको ज़मींदारों को जिम्मेवारी दी गई थी, और रैयतवाड़ी में किसानों को, और महालवाड़ी में पूरा सामूहिक रूप से, यानी सामूहिक रूप से पूरे एक गांव को जिम्मेवारी दी गई थी कि इस गांव का कर कौन देगा? सामूहिक रूप से कौन देंगे? पूरे गांव वाले मिलकर देंगे। और उस गांव वालों का कर इकट्ठा कौन करेगा? गांव का मुखिया करेगा, राजस्व जमा करता। गांव का मुखिया गांव का कर लेगा और किसे जमा करेगा? सरकार को। तो वही बात मैंने यहाँ पे दिखाई है कि लंबरदार क्या करता है, किसानों से कर लेता है, पूरे एक गांव से मिलकर एक कर आता है लंबरदार के पास, मुखिया के पास। मुखिया क्या करता है? राजस्व इकट्ठा करके सरकार के पास भेज देता है। तो यही है महालवाड़ी व्यवस्था, यानी कि किसान क्या करते हैं? खेती करते हैं। खेती करने के बाद क्या करते हैं? पूरे गाँव वाले इकट्ठा करके अपना अनाज या कर एक जगह इकट्ठा करते हैं, और मुखिया क्या करता है? उसे उठाकर सरकार के पास पहुंचा देता है। यही है महालवाड़ी व्यवस्था। बात करें दोस्तों कि इसका प्रभाव क्या हुआ। प्रभाव ये था कि शुरुआत में उपज का लगभग 20%, यानी शुरुआत में जो कर देना होता था वो कितना था? उपज का लगभग 80% कितना देना होता था? कर देना होता था। अनिश्चितता, राजस्व की राशि समय समय पर परिवर्तित। मैंने पिछले व्यवस्था में भी बताया था, यानी रैयतवाड़ी में भी, कि उसमें भी यही प्रावधान था कि सरकार हो सकता है अगले साल कर को बढ़ा दे, या हो सकता है कर को कम कर दे। तो उसी प्रकार से इसमें अनिश्चितता थी, यानी कब कितना कर लिया जाएगा कोई गारंटी नहीं थी, कोई प्रावधान नहीं था कि इसमें हम इतना कर ही लेंगे। बात करें दोस्तों इसका परिणाम हुआ कि किसानों की गरीबी, साहूकारों का बढ़ता जाल,
यानी किसान इसमें क्या हो गए, गरीब होते चले गए। आपने लगान में देखा होगा कि उस समय क्या हुआ था, अकाल पड़ा था, फसलें अच्छी नहीं हुई थी और फिर भी क्या करना था, लोगों को लगान भरना था। वही व्यवस्था है। बात करें दोस्तों कि परिणाम क्या हुआ कि किसानों के पास उतना धन नहीं था, उतना कर देने के सक्षम नहीं थे, फिर भी क्या करना होता था, कर देना होता था। तो हुआ क्या दोस्तों कि साहूकार जो होते थे वो इसका फ़ायदा उठाते थे, क्योंकि अत्यधिक ज़मीन किसके पास थी, साहूकारों के पास थी, ज़मींदारों के पास थी। तो वो इसका फ़ायदा उठाते थे, किसानों को कर्ज देते थे और उन्हें कर्ज के जाल में फंसा लेते थे। मुख्यतः आपको ध्यान रखना है कि महालवाड़ी व्यवस्था क्या थी। महाल का अर्थ होता है गांव, और गांव में जो किसान होते थे वो इकट्ठा करके कर किसको देते थे, मुखिया को देते थे, और मुखिया राजस्व वसूलता था उनसे। यानी कि जिम्मेवारी किसकी थी, सामूहिक रूप से थी, और वो सामूहिक रूप से इकट्ठा करके मुखिया यानी लंबरदार को दिया जाता था, और राजस्व मुखिया किसको सौंपता था, सरकार को। इसे लाया किसने, 1822 में किसने, हार्ट मैकेंजी ने लाया, और 1833 में विलियम बेंटिक ने इसे पास किया, और ये भारत के 30% भाग पर लागू था। उत्तर पश्चिम यानी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब के क्षेत्रों में। अब बात करें दोस्तों, मैंने 3 व्यवस्था आपको बताई भू राजस्व नीतियों की, जिसमें इजारेदारी व्यवस्था वो अलग था। इजारेदारी व्यवस्था, स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी और महालवाड़ी, मुख्य रूप से ये तीनों आपको याद रखना है। और तीनों की सबसे अच्छी याद करने की ट्रिक यही है कि स्थायी में क्या था, अस्थायी बंदोबस्त में जिम्मेदारी कौन लेता था, जमींदार लेते थे। रैयतवाड़ी व्यवस्था में किसान लेते थे। महालवाड़ी व्यवस्था में गांव लेता था। यानी जमींदार से फिर किसान हुए, किसान से कौन हुआ, एक गांव हो गया। ये व्यवस्था है तीनों की, यानी अस्थायी बंदोबस्त में जमींदार, रैयतवाड़ी में किसान और महालवाड़ी में गांव। ये तीनों ही व्यवस्था क्या थी, ब्रिटिश भू राजस्व की नीतियाँ थी कि कर कैसे वसूला जाए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।